एलाइट स्कूल अलमराज कैंपस 8th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं 1977 से 1988 के दौरान नफाज इस्लाम के अहम पहलू। इसका मतलब है कि 1970 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए जो कोशिशें की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। ये वो दौर था जो जनरल ज़िया उल हक का दौर था। पाकिस्तान अगरचे एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन बहुत से ऐसे इक़दाम हैं जो कि पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नहीं अपनाए गए। तो जनरल ज़िया उल हक का दौर अगरचे मार्शल का दौर कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नफाज इस्लाम के लिए बहुत से इक़दाम किए जो कि बाकी किसी भी हुकूमत ने नहीं किए। इसमें सबसे पहले आता है शरई अदालतों का क़याम। उन्होंने 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के तहत तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए। अंडरलाइन दिस इंफॉर्मेशन। और इसमें उलमा कराम को बतौर जज बनाया गया और इसके अलावा वफाकी शरई अदालत भी कायम की गई जो मुत्तहद अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी और इस्लाम की तशरीह करती थी। इसका मतलब है ये ऐसी अदालत थी जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसले करते थे और जजेस अपना कोई भी फ़ैसला बज़ाते खुद नहीं दे सकते थे। उनको उलमा कराम की मशावरत के बाद ही फ़ैसला देना पड़ता था। सेकंड है शरई हदूद का नफाज, यानी 1979 में 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया। ऑर्डिनेंस का मतलब है एक ऐसा कानून बनाया जिसमें इस्लामी सज़ाएँ दी गई। इसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी, ज़ना और दूसरे बहुत से जो जराइम हैं उसके लिए शरई सज़ाएँ, इस्लामी सज़ाएँ दी गई। जैसे चोर को चोरी के लिए हाथ काटने की सज़ा और कत्ल के लिए फांसी की सज़ा। इसके अलावा शराब और ज़ना के लिए कोड़ों की सज़ा दी जाती थी। ज़कात और उशर का निज़ाम। ज़कात हर माह रमज़ान में यकम रमज़ान को तमाम लोग जिनके बैंक अकाउंट्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में से 2.52% ज़कात काटी जाती थी और फिर यही ज़कात ज़िला कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा जो उशर है, उशर सालाना ज़री पैदावार की मखसूस रकम का नाम है जो कि 10% वसूल की जाती है, जिसकी वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ। सूद का ख़ात्मा। सूद एक लानत है और इस्लाम में सूद की सख्त ममानियत है और सूद लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए उस वक्त जनरल ज़िया उल हक की गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। PLS प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स। इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम को लाजमी करार दिया गया और ये BA तक इनको लाजमी करार दिया गया, यानी स्कूलों और कॉलेजेस में इन मज़ामीन का लाजमी होना ज़रूरी करार दिया गया। नमाज का एहतमाम। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए सलात और कमेटियाँ बनाई गई। एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस। रमज़ान का एहतराम ना करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकती थी। इस सिलसिले में एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी किया गया, यानी जो इन कवानीन पर अमल नहीं करेगा तो उसको 500 रुपया जुर्माना किया जाएगा उस पर। और उस रमज़ान के सुबह के दौरान जब सब ने रोज़ा रखा होता है उस दौरान कोई भी रेस्टोरेंट या खाने पीने का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। दीनी मदारिस। ज़िया दौर में दीनी मदारिस की जो सरपरस्ती है वो हुकूमत करती थी और उसकी सालाना इमदाद भी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती थी। इन अदारों की असनाद को MA के बराबर दर्जा दिया गया। अरबी की तालीम को शिशम से लेकर यानी 6ठी क्लास से लेकर 8th क्लास तक लाजमी करार दिया गया।
اس طرح اس کے علاوہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی 1981 میں اسلام آباد میں قائم کی گئی تاکہ لوگ، طلباء اور نئی آنے والی نسل اسلامی معلومات، قرآن اور حدیث اور فقہ سے روشناس ہو سکے۔ شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، یعنی اس میں جو وہاں کا اساتذہ ہیں ان کا جو عملہ ہے وہ علماء ہوتے تھے، اور جہاں پہ قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بھی بندوبست کیا گیا۔ یہ وہ اقدامات تھے جو کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نفاذ اسلام کے لیے کیے گئے۔ اس میں بہت اہم جو چیزیں ہیں اس کو آپ انڈر لائن کریں، جیسے 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی۔ 1989 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا۔ زکوٰۃ اور عشر کیا ہوتا ہے؟ سود کا خاتمہ جو ہے اس کے لیے جو اکاؤنٹ بنائے گئے وہ کب بنائے گئے؟ نماز کا اہتمام کیا گیا۔ احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کتنے جرمانے کی سزا ہے؟ بین الاقوامی یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ شریعت فیکلٹی کا قیام کب ہوا؟ تو یہ والے جو اہم انفارمیشنز ہے اس کو ہم آبجیکٹیو میں شارٹ کویسچنز کے طور پہ یا MCQs کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔